स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। धर्मांतरण का जिन्न अब कश्मीर तक जा पहुंचा है। 2 सिख लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर बड़ी उम्र के शादीशुदा शख्स से शादी कराने का आरोप लगा है। इसके बाद श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सिखों ने हल्ला बोल दिया। ये मामला गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सिख समुदाय सड़कों पर है। वो गुस्से में है। हर नारे उनके आक्रोश को जुबान दे रहे हैं। गुस्सा 2 सिख लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के खिलाफ है। कल श्रीनगर की सड़कों पर सिखों का आक्रोश दिखा। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मनजिंदर सिंह सिरसा की अगुवाई में सिखों ने मार्च निकाला। कश्मीर वादी में सिखों का ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं देखा होगा। 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जहाद है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है। मैं याद करना चाहता हूँ, जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चियां साउथ इंडिया में अलग अलग कॉलेजों में फंसी हुई थी, यहाँ के मेजोरिटी के लोगों की बेटियां, उनको हमने घरों तक टिकटें देकर सुरक्षित घर तक छोड़ कर गए। और आज ये मौलाना, ये मुफ्ती क्यों चुप हैं? कैसे इन्हें शर्म नहीं आई इस तरह का निकाह पढ़ते हुए? एक नौजवान बच्चियों को अध बड़े लोगों के साथ, जिनके 10-10 बच्चे, उनके साथ शादी करते हुए हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज दिल्ली में सिखों ने हल्ला बोला। भारी तादाद में सड़कों पर आकर सिखों ने सरकार से 2 लड़कियों को इंसाफ दिलाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में जो सिख परिवारों की बच्चियों को उठा करके अगवा करने के बाद गन पॉइंट पे उनका जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और उसके बाद अधेड़ उम्र के मुसलमान लोग उनके साथ निकाह पढ़वा रहे हैं, हमारा विरोध उसको लेकर के है कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-7 दिनों में 3 मसले आए हैं। इससे पहले 2018 में मसला आया था, जब तो जम्मू कश्मीर में 370 लगी हुई थी। उस समय इतने दखलंदाजी सेंटर की नहीं थी, लेकिन अब सीधा क्योंकि सेंटर का राज है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री साहब के नाम एक ज्ञापन दिया है और उसकी एक कॉपी जो है यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर साहब को दी है, जो कि एलजी मनोज सिन्हा साहब को भेजी जानी है। तो हमारा सीधी मांग ये है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये गलत हो रहा है। जैसे बाकी राज्यों में धर्म परिवर्तन पर सरकार ने कानून लागू किए, यहाँ भी जरूरी है और ये कहीं ना कहीं घाटी में बसते सिखों को डराने की साजिश हो सकती है। मामला सामने आने के बाद सिख समुदाय सड़कों पर आ गए। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मनजिंदर सिरसा के नेतृत्व में सिख डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले और कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि जांच एजेंसियां जल्द सच का पता लगाएं। आरोप है कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों को गन पॉइंट पर अपहरण किया गया और फिर धर्म बदलवाकर काफी बड़ी उम्र के शख्स से निकाह करा दी गई। पहली घटना बड़गाम जिले की है, जहां 18 साल की सिख लड़की की पहले से शादीशुदा 40 साल के शख्स से निकाह करा दी गई। विरोध प्रदर्शन के बाद लड़की को उसके माता पिता के पास भेज दिया गया, लेकिन धर्मांतरण का मामला अभी अटका हुआ है। दूसरा मामला महजूर नगर का है, जहां 18 से ज्यादा उम्र की सिख लड़की की पहले से शादी कर चुके शख्स से शादी कराई गई। कोर्ट में बयान दिलाया गया कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की और पति के साथ रहना चाहती है। अभी तक यूपी में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ा हुआ था, अब कश्मीर भी इसमें जुड़ गया है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। अब रुक करते हैं पुलवामा का, जहां आतंकवादियों ने एसपीओ के घर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी और बेटी को भी बचाया नहीं जा सका। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर डबल धमाके की जांच अभी चल ही रही है।
ड्रोन हमले के गुनहगारों की तलाश हो ही रही है और करीब 300 किलोमीटर दूर आतंक का एक और खेल खेला गया। पुलवामा में आतंकियों ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के घर पर हमला बोल दिया। पुलवामा के इस घर में मातम पसरा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आतंकियों की कायराना हरकत से एक परिवार उजड़ गया। 3 जानें खत्म हो गई। तो हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी तकरीबन 10:30 बजे रात को। तो फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद मालूम हुआ कि ऐसे हुआ है कि इस घर में फायरिंग हुई है। और जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बंदों की मौत हो चुकी थी, एक बीवी, एक फयाज अहमद और उसकी बेटी। तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है। इनका अब कोई सहारा नहीं है, लिहाजा इस फैमिली में कोई भी इनका अर्न करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये फैमिली काफ़ी मुश्किलात में अब आ चुकी है। तो इसके बाद हम और क्या कह सकते हैं। एक लड़का है उनका और उसका एक छोटा सा बच्चा है और इसकी बीवी है जो इस ख़ानदान में बची है अब। तो कल शाम को उसका फादर, उसकी मदर और उसकी एक बहन उसको मार दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में बीती रात 11 बजे आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर पर धावा बोल दिया। उस वक्त घर में 41 साल के फयाज अहमद, उसकी पत्नी और बेटी थी। अचानक घर में घुसे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले को अंजाम देकर आतंकी रफू चक्कर हो गए। हमले में जख्मी सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। आतंकियों के हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। बुरी तरह से जख्मी उनकी पत्नी राजा बेगम और बेटी राफिया ने भी दम तोड़ दिया। जब ये हमला हुआ तो पूरा परिवार, जिसमें फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी घर में थी, तीनों गंभीर रूप से घायल हुए और आज सुबह तक तीनों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया। इस हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी तो कर ली गई है, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ लगा नहीं है। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो बहुत जल्द कातिलों का पता लगाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावरों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में एसपीओ लगातार आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। एसपीओ जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काम करते हैं, लेकिन नियमित पुलिस वाले नहीं होते हैं। कश्मीर में करीब 30,000 एसपीओ हैं। उनकी ड्यूटी कानूनी व्यवस्था बहाल करने से लेकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी होता है। 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। हफ्ते भर के भीतर जम्मू कश्मीर में ये तीसरी बड़ी आतंकी वारदात है। 22 जून को श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में पुलिस इंस्पेक्टर पर आतंकियों ने जानलेवा हमला बोला था। 26-27 जनवरी की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम हमला हुआ और अब बीती रात एसपीओ के परिवार पर हमला। ऐसे वक्त में जब जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक पहल हुई है, एक के बाद एक आतंकी हमलों से साफ है कि दहशतगर्द और उसके आका बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू में अब बात उस हमले की जिस पर बेस को निशाना बनाया गया, लेकिन ये मामला चल ही रहा था कि एक बार फिर से 2 ड्रोन उड़ते हुए देखे गए हैं। बीती रात दिखे दोनों ड्रोन जम्मू के कालूचक मिलिट्री बेस के ऊपर उड़ रहे थे। सेना के जवानों ने गोलियां भी चलाई, लेकिन अंधेरे में ये गायब हो गए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये ड्रोन कहां से आए, इनका क्या मकसद था और अब आतंक के नए हथियार क्या ये ड्रोन बन गए हैं? जम्मू एयरबेस पर धमाके का शोर अभी खत्म भी नहीं हुआ और जम्मू में फिर ड्रोन दिखे। इस बार कालूचक मिलिट्री बेस के पास 2 ड्रोन नजर आए।
2 दिन में जम्मू के 2 लोकेशन पर उड़ते आतंक से हड़कंप है। छब्बीस जून को रात 2 ड्रोन से जम्मू एयरबेस पर हमले हुए। 27 जून की रात करीब 8.5 किलोमीटर दूर 2 ड्रोन दिखे। पहला ड्रोन रात 11:45 पर नजर आया, जबकि दूसरी रात 2:40 पर दिखा। सेना के जवानों ने ड्रोन पर करीब 25 राउंड फायरिंग भी की, लेकिन अंधेरे में दोनों गायब हो गए। अब सुरक्षा एजेंसियां इस जांच में जुट गई। ये रिपोर्ट रोककर इस वक्त सीधे आपको ले चल रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 8 non-metropolitan, meaning other than 8 metropolitan cities, the health and medical infrastructure in all other areas, all other towns, tier 2, tier 3 will be focused. So we are not looking at the 8 metropolitan, we are looking at all others. Here the guarantee coverage will be for projects which are totally new up to 75% coverage, and projects which are only expansion will get 50% coverage. The loan which will be given will be to a maximum amount of 100 crores. This guarantee will last for 3 years, and the interest rate for this health sector is about 7.5. It's capped at 7.95%. And if the focus within this is on aspirational districts, whether it is expansion or for new projects, 75% cover is being provided, and therefore 7.95 being the interest cap, the top cap being given, considering that without this guarantee you would have had to pay 10 to 11% interest. If this is for the health sector, we are also extending this to all other sectors, where 60,000 crores is being dedicated for the cover for that, but here the interest cap is at 8.25%. So all other details will be given out in the due course within a short span of time, but the other sector that we are talking about, like the way in which we did in the ECLGS, as we progress we will evolve the needs. Depending on the needs which are coming out from the ground, we will keep changing that description and the coverage of the scheme. The next one is an additional 1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme, which was launched last year after the Atmanirbhar package. Now that was up to 3 lakhs, if you remember, 3 lakh crores, and of that, through the ECLGS, before I go into this, the Hindi version of the, sorry about that. जैसा आप सबको विदित है कि कोविड महामारी के चुनौतियां जो देश और दुनिया के सामने आई, पिछले वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 29 लाख करोड़ से ज़्यादा का आत्मनिर्भर पैकेज देश के सामने दिया था राहत के रूप में। एक बार फिर आर्थिक राहत का ये पैकेज जो है ये लेकर आपके बीच में आए हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित किया गया है। पहला एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा की जब बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सेक्टर के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं। और हेल्थ सेक्टर जो है विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे, उनको मद्देनजर, उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो गारंटी कवर है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका विस्तारीकरण हो रहा है उनके लिए भी, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को बल मिलेगा। लेकिन ये 8 महानगरों के अलावा जितने क्षेत्र हैं उसके लिए दिया जाएगा।
इसमें गारंटी की कवरेज जो है वो 50% विस्तार वाले प्रोजेक्ट्स के लिए होगी और 75% नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगी। जो आकांक्षी जिले हैं हमारे, उनमें भी गारंटी की कवरेज जो है वो 75% रहेगी, चाहे विस्तारीकरण के लिए हो या नए प्रोजेक्ट्स के लिए हो। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में 75% गारंटी कवर रहेगा, नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी और विस्तारीकरण वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। जबकि 8 महानगर के अलावा जो बाकी रह गए हैं उनमें विस्तार के लिए 50% और नए प्रोजेक्ट्स के लिए 75% गारंटी कवर रहेगा। मैक्सिमम ऋण इसमें 100 करोड़ तक का मिल पाएगा और गारंटी की अवधि 3 वर्ष तक की रहेगी। इंटरेस्ट रेट जो है इसको सीमा इसकी लगाई गई है 7.95%, जो मार्केट से बहुत कम भी है। और इसके अलावा इसकी गारंटी जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी देगी। जो बाकी के सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर के अलावा, उनके लिए 60,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और उसमें इंटरेस्ट कैप जो है वो 8.25% सालाना रहेगी। इसकी जो डिटेल्स हैं आपको बाद में बता दी जाएंगी। और जो बगैर गारंटी के जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो लगभग 10 से 11% रहेगा। We now move to the additional 1.5 lakh crore for emergency credit guarantee scheme. You know, it was announced during the Atmanirbhar package announcements in May 2020. At that time, we had said it will be up to 3 lakh crores, of which 2.69 lakh crores have already been dispersed through the ECGLS 1, 2, and 3. In which, you know, first we covered the MSMEs, then we also included some other sectors, and the third one also brought in hospitality and others. And as a result of which, 2.69 crores have already been utilized. The rest will also be available for people to utilize it. Now we are enlarging the scope of the ECGLS itself, where it was up to 3 lakh crore. Now we are bringing in another 1.5 lakh crore under the emergency credit line guarantee scheme. Now here, sector-wise details will be given sooner based on the evolving needs, and the overall cap for admissible guarantee has been raised to 4.5 lakh crores. पिछली बार भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जिसमें कुल मिलाकर 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ECLGS 1.0, 2.0, 3.0 के अंतर्गत बहुत सफल रही और कुल मिलाकर 2,69,000 करोड़ रुपया इसके माध्यम से व्यापारियों को, कारोबारियों को दिया गया। और ये 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी थी पहले और दूसरे चरण के लिए, और तीसरे में तो 40% तक इसको किया गया था। और इसमें लगभग 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक और बाकी जो गैर वित्तीय कंपनीज हैं, NBFCs हैं, उनके माध्यम से इस पैसे को दिया गया। अब इसकी लिमिट जो है वो स्वीकार्य गारंटी की, उस पर भी जो अमाउंट प्रपोज्ड है, जो स्वीकृत है, उस पर उसको वृद्धि करने की बात कही गई है ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। जो 20% उनकी आउटस्टैंडिंग लोन लिमिट है, उस पर इसको प्रत्येक ऋण पर बकाया जो है उसके हिसाब से किया जाएगा। और सेक्टर वाइज जैसे इसकी आगे आगे मांग भी बढ़ेगी, उसको ध्यान में रखकर बाकी निर्णय किए जाएंगे उभरती हुई जरूरतों को देखकर। जो हमारे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, ज्ञान क्षेत्र से संपर्क रखने वाले हैं, चाहे वो टूरिज्म, ट्रैवल, टूर ऑपरेटर्स, ये बाकी सब उसमें आते हैं, उसको इसमें ऑलरेडी कवर किया गया है। 4,000 करोड़ तक के उसको इसमें लाभ दिए गए हैं, उसको आगे भी इसको ऐसे ही जारी रखा जाएगा। ओवरऑल इसकी जो कैप है या सीमा है एडमिसिबल गारंटी, जो स्वीकार्य गारंटी की है, वो अब 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ कर दी है। 3 लाख करोड़ में यानी कि 50% की और वृद्धि करके 4.5 लाख करोड़ रुपया इसको किया गया है, जिससे बहुत ज्यादा लाभ कारोबार और व्यवसाय करने वालों को मिलेगा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से। The next one is a totally new scheme. This is a credit guarantee scheme to facilitate loans through the MFIs, microfinance institutions. We aim to reach out to 25 lakh persons who are absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual, and the rate will be
at least 2% below the maximum rate which is prescribed by the RBI. So the focus of this will be on new lending and not on repayment of old loans. Clearly, all kinds of stressed accounts can also benefit from it, and that is why we have mentioned that all defaulters also, so long as they are 89 days or less, meaning if the default is only within the 89 days, even they get covered, which means only the NPAs will not be covered, stressed will also be covered. Now, this entire scheme will be till 31st March 2020 or till such a time the 7,500 crores of guarantee which is getting issued is exhausted. Either this or that, whichever is the earliest. The guarantee which is being given is up to 75% of the default amount, and this duration is for 3 years. The loan duration is for 3 years. So we hope to cover 25 lakh, the smallest of small MFI clients, which means MFIs are normally widely spread in the hinterland, which is really the smallest, towns, very small towns, and therefore we want to reach out to them, and that is best done through the MFI, and that is why we've taken this route. So there will obviously be a joint lending group kind of a framework wherein the NBFC, which has a link with them, the MFI, will all be in the loop. But that is how we expect to reach the smallest of small borrowers. They could borrow it for any one of the purposes for which they would like to take money from the MFI. क्रेडिट गारंटी स्कीम ये बिल्कुल नई योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो कैपिंग की गई है ऋण की, वो लोन फ्रॉम बैंक्स, उसको कैप किया गया MCLR प्लस 2%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। RBI की गाइडलाइंस जो निर्धारित हैं उसके अनुसार ही इंटरेस्ट रेट 2% कम होगा, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट से कम होगा, निर्धारित रेट से 2% कम होगा। तो इससे भी उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा और इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। मैक्सिमम लोन जो टेन्योर है इसका समय सीमा मैक्सिमम 3 वर्ष की होगी और 80% सहायता जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वृद्धिशील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल लेंडिंग के लिए करनी पड़ेगी, ये उसमें कहा गया है। और ये जो कर उधारकर्ताओं को दिया जाएगा ये बिल्कुल RBI गाइडलाइंस के अनुसार होगा। जैसे लेंडर्स के लिए जो गाइडलाइंस है, बोरोवर्स के लिए जो गाइडलाइन है JLG के अंतर्गत भी, और सीलिंग भी जो हाउस होल्ड पर है उसको भी इनकम, डेट और ये सारी बातें ध्यान में रखकर किया जाएगा। पात्र कौन हो सकते हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। योग्य लोग कौन होंगे, पात्र कौन होंगे। अगर कोई डिफॉल्टर भी जिसका 89 डेज तक जिन्होंने अभी अपनी ब्याज की किस्त वापस नहीं की, डिफॉल्ट किया होगा, ऐसे उधारकर्ताओं को भी उसमें पात्र माना जा सकता है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। गारंटी इसमें 75% तक दी जाएगी और 3 वर्ष का उसके समय अवधि रहेगी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से होगी और इसमें कोई गारंटी फी चार्ज नहीं की जाएगी। इसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपया का प्रावधान होगा और 31 मार्च 2021 तक इसकी अवधि है। या 7500 करोड़ पहले इस्तेमाल हो जाए तब 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ आप उठा सकते हैं। We move over to the 4th of the 8 relief packages that I mentioned. This pertains, and this is a totally new thing. We are trying to help revive tourism
we are extending financial support to more than 11,000 registered tourist guides, travel and tourism stakeholders. So this is a totally new one, as I said earlier. This scheme will cover about 10,700 regional level tourist guides who are recognized by Ministry of Tourism and tourist guides who are recognized by state governments. Travel and tourism stakeholders, which is literally the terminology used to talk about travel agents, I suppose, who are recognized by Ministry of Tourism, will also be covered here. What do they get? They get 100% guaranteed credit of 10 lakhs for the TTSs who are agents or travel agencies, and 1 lakh for tourist guides who are licensed either by the regional or the state level authorities. Now, what is this credit being given to? It's really a retail kind of a loan wherein they can take this credit for whatever purpose they would want to use it for, whether it is for buying a vehicle, whether it is for any other expenditure that they may want to have to incur. So there are no processing charges. The waiver, they will a complete waiver will be given for any foreclosures or prepayment, and this would be administered by the Tourism Ministry. And the fund for this, just to draw your attention, is also included in that first announcement that we made, that other sectors which get 60,000 crore guarantee, this will also be one of that. So this is to help revive or to help the tourist guides and tourist travel agencies survive the second wave. पर्यटन का क्षेत्र भारत में बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत रोजगार भी, स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है, और इससे जुड़े हुए उद्योग को, पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा कदम ये नई योजना के माध्यम से उठाया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता 11,000 से ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल और टूरिज्म के जुड़े हुए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए किया गया है। ये बिल्कुल नई लोन गारंटी स्कीम है जो कोविड से प्रभावित क्षेत्र हैं उसको मददगार साबित होगी। इसमें कार्यशील पूंजी भी आपको मिलेगी, व्यक्तिगत ऋण अगर आपने लिए होंगे उसके लिए भी आपको लाभ मिलेगा, और इससे जो पर्यटन सेक्टर से प्रभावित लोग हैं वो अपने देनदारी का निर्वहन कर सकें, उस दृष्टि से इस योजना को लाया गया है। वो अपना वापस व्यापार या व्यवसाय शुरू कर सकें, उस दृष्टि से इसको लाया गया है, या कोई नया कारोबार भी शुरू करना चाहे तो उस दृष्टि से उसकी मदद करेगा। इसमें कुल मिलाकर 10,700 जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर टूरिस्ट गाइड्स जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, राज्यों में भी उनको इसका लाभ मिलेगा, राज्यों की सरकारों ने भी जिनको रिकॉग्नाइज किया है, और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं जो लगभग 904 हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 100% गारंटी इसकी हमारी तरफ से दी जा रही है, और इसमें 10 लाख रुपया जो हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर है उनको मिलेगा, प्रति एजेंसी को इतना उसको मिल सकता है, और 1 लाख रुपया टूरिस्ट गाइड्स जो लाइसेंस्ड है, जिनको लाइसेंस प्राप्त है या क्षेत्रीय या फिर राज्य के स्तर पर जिनको रिकॉग्नाइज किया गया उनको होगा। इनको ना तो कोई प्रोसेसिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, और फोरक्लोजर के लिए भी इनके लिए या पूर्व भुगतान करने के लिए भी जो शुल्क होता है उससे भी इनको छूट दी गई है, और जो अतिरिक्त कोलेट्रल इनको देनी पड़ती है उसकी भी आवश्यकता इस पर नहीं होगी। तो इस तरह से बड़ी मदद उसके टूरिज्म क्षेत्र के लिए यहाँ से भी होने वाली है। The next one also pertains to tourism sector. For the visas which are, once we start visa issuance again, the first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words,
till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. Beyond that, of course, the usual regular charges will apply. So this, I think, will have a great incentivizing impact on those short-term tourists who come in for just with a 1 month visa. विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीज़ा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीज़ा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 2019 में लगभग 1,93,00,000 विदेशी पर्यटक भारत आए, जिन्होंने कुल मिलाकर 2,23,390 करोड़ खर्च किया। ये चाहे अवकाश पर आए हों, व्यवसाय करने आए हों। औसतन जो टूरिस्ट आता है, विदेशी पर्यटक यहां पर आता है, वो 21 दिन औसतन भारत में रुकता है। प्रतिदिन औसतन वो लगभग 2400 रुपये खर्च करता है। इसके अलावा ये जो वीज़ा की अवधि है, जैसे इसको हम वापस शुरू करेंगे, वीज़ा जारी करना शुरू करेंगे, या तो पहले 5 लाख टूरिस्ट को इसको वीज़ा शुल्क माफ़ किया जाएगा और इसका वो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन एक टूरिस्ट जो है, एक पर्यटक जो है, उसको एक बार ही इसका लाभ मिलेगा, बार बार नहीं। उसको कैप किया गया उस तरह से। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी, या पहले 5 लाख जब वीज़ा मिल जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या 31 मार्च 2022 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसका कुल वित्तीय जो प्रभाव होगा वो लगभग 100 करोड़। The next item relates to extension of the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. You would remember that in October last year, we had announced that to incentivize employers for creation of jobs or to restore the lost employment, which is registered under the EPFO, we had extended a scheme wherein we estimated about 58.50 lakh of beneficiaries would be taken in and they would get this benefit. And who are the beneficiaries? Those who draw a salary much lesser than 15,000 or lesser per month. Both in that case for such employers and employees wherein the establishment had less than 1,000 employees, the total of 24% of wages will be paid by the government, meaning the employer's share and the employee's share. Whereas if the unit had more than 1,000 employees, again for all those who had 15,000 rupees per month salary, 12% of the wages, which is the employee's contribution alone, will be paid by the government. Now, as it is, since October till today, till not today so much, 18th of June, about 21.42 lakh beneficiaries have benefited, and they are spread around 79,577 establishments. So this scheme now, which was valid till 30th June 2021, which is in another few days it was to get over, we are extending the scheme till 31st March 2022. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसको पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था, ये एक प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना लाए थे कि एक तो नए रोजगार का सृजन हो और जिनका रोजगार चला गया उनको वापस रोजगार देने के लिए उनको अवसर मिले। इसका कुल मिलाकर जो आउटले रखा गया था वो 22,810 करोड़ था। 58.50 लाख इसके कुल बेनिफिशरीज थे जिनको इसका लाभ मिला, और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो थी वो 30 जून 2021 था। इसमें जो सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई 2 साल के लिए नए एम्प्लॉयज़ की, काम करने वालों के लिए, मंथली वेज जिनका
एक महीने की तनख्वाह 15,000 से कम हो, उसको इसके लिए लिया गया था। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो उस पर नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का जो शेयर होता है उसका हिस्सा होता है 24% होता है। और इसमें तय किया गया था कि जिस कंपनी के 1,000 तक के एम्प्लॉइज हैं उनका नौकरी देने वाले का और नौकरी करने वाले का दोनों का 24% शेयर जो है वो हम करेंगे। और इसके अलावा जो 1,000 से ज़्यादा के जहां पर एम्प्लॉइज हैं, जहां पर काम करने वाले 1,000 से ज़्यादा हैं, वहां पर नौकरी करने वाले का 12% शेयर जो है उसको हमारे द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 902 करोड़ रुपए अब तक दिए जा चुके हैं। 21.42 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है और 79,577 ऐसी संस्थाएं हैं जिनको इसका लाभ 18/6/2021 तक मिला। अब इस योजना को आगे एक्सटेंड किया गया है, आगे इसको बढ़ाया गया है। 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक इसकी समय अवधि की गई है। The seventh of the 8 announcements on the relief, economic relief, pertains to something which was announced probably just a couple of days ago, that an additional amount of 14,775 crores, 14,775 crores is being provided for nutrient-based subsidy for the farmers. In fact, some of you all in the media have covered that the record procurement of wheat has happened this Rabi marketing season. 432.48 lakh metric tons have been procured, which is compared to the previous Rabi marketing season, it was only 389.92 lakhs. This increase has happened even despite the pandemic. 85,413 crores have been directly paid into the farmers' accounts. 85,413 crores, and this is for the Rabi marketing season only. Now, the existing NBS subsidy is up to about 27,500 crores. We have now increased it to 42,275 crores, which means an addition of 14,775 crores have been provided. The breakup of that is available. We will share it with you. But the additional amount is 14,775 crores. I'm not announcing it for the first time today, but the money which is being released now, and that is 14,775 crores. कृषि के क्षेत्र में रबी विपणन सीजन 2020-21 में जहां 399.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी, उसके मुकाबले 2021-22 में रिकॉर्ड रबी विपणन की खरीद हुई। सीजन अगर देखा जाए, रबी विपणन सीजन को देखा जाए तो उसमें 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है। यह अपने आप में दिखाता है कि 2020-21 में 389.92 लाख 389.92 लाख खरीद हुई थी, 389.92 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी 2020-21 में। तो 21-22 में गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 432.48 लाख मीट्रिक टन हुई है। किसानों को इसके लिए 85,413 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है उसको भी वित्त वर्ष 2020-21 में जहां पर 27,500 करोड़ का भुगतान किया गया था, इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में उसको बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 27,500 करोड़ से बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपया किया गया है। अतिरिक्त राशि 14,775 करोड़ रुपए इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें से 9,125 करोड़ एडिशनल सब्सिडी जो है वो डीएपी के लिए है और 5,650 करोड़ रुपए की एडिशनल अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो एनपीके बेस्ड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के लिए है। The next one is just recalling something which the Prime Minister announced
immediately after the lockdown was made last year, providing the poor with the food grains, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Last year, the scheme was providing grains and some pulses between March to November. Just for the records, because the poor of India should not go without a meal even one day during this pandemic, was the objective with which the Prime Minister immediately announced this program. And therefore, just for the records, last year this scheme was for 1,33,972 crores. Again this year, because of the second wave and because of the intensity with which the wave hit us, the Prime Minister thought that this year too, this scheme will have to be extended. And again, therefore, in May, this scheme was relaunched. Even then it was clearly made as an announcement saying free food will be provided, food grains will be provided till November. This year, the estimated financial implication of the 5 kg food grains which are being, in addition to their PDS entitlements, being given this year, of 5 kgs of food grains, will have a financial implication of 93,869 crores. Again, just for the records, the total financial implication of last year and this year is 2,27,841 crores. पिछले वर्ष आपदा के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी कि इस महामारी और आपदा के समय कोई व्यक्ति भूख के कारण किसी की मृत्यु ना हो, अन्न की कमी ना हो। पिछले वर्ष भी 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं चावल 1 किलो चना देने का काम किया। तो वहीं पर इस बार भी दूसरी लहर के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह निर्णय किया कि मई महीने से लेकर दिवाली तक, यानी कि नवंबर महीने तक इस साल देश के गरीबों को अन्न की ये योजना जारी रहेगी। और इसके माध्यम से जहां पिछले वर्ष 1,33,972 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आया था, इस बार भी इसमें गरीब लोगों को ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनको अन्न की कमी ना हो, इस योजना को पुनः इसकी शुरुआत की गई है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको अन्न देश के कोने कोने तक मिल सके। इसमें जो वित्तीय प्रभाव इस वर्ष का होगा वो लगभग 93,869 करोड़ होगा और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कुल खर्चा जो गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का है वो 2,27,841 करोड़ रुपया होगा। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर वित्त मंत्री को, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजना को अगले साल 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। सेकेंड वेव, दूसरी लहर में लोगों को जो नुकसान पहुंचा है, ऐसे में आखिरी पंक्ति तक खड़े व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। न्यूज रूम से नेहा बाथम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वित्त मंत्री ने की है, किस तरह का फायदा लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने बहुत सफर किया है दूसरी लहर के दौरान, जिन सेक्टर्स ने? बिल्कुल मीनाक्षी, लंबे वक्त से ये मांग की जा रही थी कि टूरिज्म सेक्टर हो या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, इन तमाम वो सेक्टर्स को फोकस में रखा गया था जो पहली वेव में और दूसरी वेव में प्रभावित हुए हैं। खास तौर पर पिछली वेव में हमने देखा था कि किस तरीके से एयरलाइंस बंद होने की वजह से बहुत सारे टूरिज्म डेस्टिनेशंस प्रभावित हुए थे, उनसे जो जुड़े रोजगार के लोग हैं वो प्रभावित हुए थे। ऐसे में आज का ऐलान बेहद अहम है क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्री ने फोकस में रखा उन टूरिस्ट गाइड्स तक को जो
जो इस वेव से प्रभावित हुए हैं। इस दौर में खास तौर पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो 1.1 लाख करोड़ का राहत का पैकेज अनाउंस किया गया है उसमें 50,000 करोड़ सिर्फ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रखे गए हैं, जबकि 60,000 करोड़ जो है वो अन्य सेक्टर्स के रखे गए हैं। अन्य सेक्टर्स में हम प्रधानमंत्री ने ये कोशिश करी है यहाँ पर वित्त मंत्री के जरिए बताने की कि उन लोगों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए जो अपना रोजगार पूरी तरीके से गंवा चुके हैं। यानी कि अगर उनकी स्पीच के पहले हिस्से में जाएं तो उन्होंने खास तौर पर इस बात पर फोकस दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने लोन लिया है तो उस लोन पर इंटरेस्ट की जो सीमा निर्धारित की गई है आरबीआई की तरफ से, उसी सीमा पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। और अगर इस दौर में वो इंटरेस्ट पे करने में असक्षम रहा है तो ऐसे में ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरबीआई द्वारा फिक्स कैप से 2% कम पर उसको इंटरेस्ट रेट मुहैया कराया जाए। तो आपको बता दें कि टूरिज्म सेक्टर में 100% लोन गारंटी स्कीम दी गई है, जिसमें 10,700 टूरिस्ट गाइड्स को फायदा होने वाला है। वहीं जो ट्रैवल सेक्टर से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंसीज हों, चाहे वो लोग हों जो सीधे तौर पर इस टूरिज्म सेक्टर के बंद होने से या फिर इसके जो पूरा प्रभाव कोविड में इस पर देखा गया है उससे प्रभावित हुए हैं, उन लोगों पर खास तौर पर फोकस किया जा सके। इसमें 10 लाख रुपए पर एजेंसी आप लोन ले सकते हैं, या फिर जो कैप निर्धारित की गई है गाइड्स के लिए वो भी लोन की निर्धारित करी गई है। करीब 11 लाख इसकी कैप है, और जो प्रोसेसिंग फ़ी है और कोलैटरल फ़ी है उससे छूट दी गई है। यानी कि सीधे तौर पर ये कोशिश की गई है कि जो लोग भी टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर गाइड्स और ट्रैवल एजेंसीज जो पिछले दौर में यानी कि फर्स्ट वेव में सबसे ज़्यादा प्रभावित सेक्टर्स में से एक थे, वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम बिंदु, सबसे अहम एरिया है। उसके बाद अगर हम वीज़ास पर आ जाते हैं, जाहिर तौर पर भारत चाहता है कि फॉरेन करेंसी आए भारत में। ऐसे में जो पहले 5 लाख वीज़ाज हैं उन्हें फ्री ऑफ वीज़ा चार्ज रखा जाएगा। ये इंसेंटिवाइज करने के लिए दरअसल उन टूरिस्ट को जो भारत आना चाहते हैं, और जैसे ही चीज़ें रिलैक्स होंगी, कोविड मामलों में कमी आएगी, दूसरे देशों से ट्रैवल अलाउ हो जाएगा, तो यहाँ पर डेट भी निर्धारित की गई है। डेट निर्धारित की गई है 31 मार्च 2022 तक जितने भी ट्रैवल वीज़ाज इशू किए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, या फिर अगर ये सीमा 5 लाख वीज़ाज की पहले अटेन हो जाती है तो 31 मार्च की समय सीमा या फिर उससे पहले जो भी अर्लीस्ट होता है उसे ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि 21 दिन ऑन एन एवरेज एक टूरिस्ट यहाँ पर भारत में समय व्यतीत करता है, ऐसा वित्त मंत्री ने बताया अपनी जानकारी के जरिए। तो कुल प्रभावित जो कॉस्ट जो इस वक्त गवर्नमेंट सहन करेगी इस पूरे वीज़ा फ़ी को लेकर वो होगी करीब 100 करोड़ रुपए। अगला सेक्टर उन्होंने जो फोकस किया वो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, यानी कि जो लोग जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है उनको अब राहत मिल सकेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अब सरकार वहन करेगी। अगर किसी कंपनी की एम्प्लॉयज़ की संख्या 1000 है, अगर 1000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है इनकी संख्या, तो सिर्फ 12% जो एम्प्लॉय की तरफ से दिया जाता है वो गवर्नमेंट की ओर से वहन किया जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर अपना जो 12% है वो देता रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर 24% जो उसके ईपीएफ खाते में आता रहा है वो अब भी आता रहेगा। तीसरी जो अहम और मेन एरिया ऑफ फोकस था वो था जो न्यूट्रिएंट सब्सिडी है। यानी कि ये बताया गया सरकार की ओर से कि रिकॉर्ड फसल हुई है, बम्पर फसल हुई है, ऐसे में उन न्यूट्रिएंट सब्सिडी बेस्ड फार्मर्स को जिनमें सबसे ज़्यादा खाद या फिर दूसरे तरीके के चीज़ें उनकी फसल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि आने वाले वक्त में इसी तरह की रिकॉर्ड फसल देखी जा सके, ऐसे लोगों को 14,775 करोड़ रुपया अतिरिक्त अब गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक 85,000 करोड़ 85,413 टू बी प्रिसाइज दिया जा चुका है गवर्नमेंट की ओर से, और ऐसे में अब अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। वहीं हमने बात करी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दो वक्त की रोजी रोटी के लिए इस वक्त जूझ रहे हैं, उनके लिए एक संघर्ष की स्थिति बना हुआ है। ऐसे लोग अपनी जान सिर्फ भूखमरी की वजह से ना गंवाएं, ऐसे लोगों को भी अब सहायता राशि दी जाएगी सरकार की ओर से। लेकिन सबसे अहम बात ये कि आखिरकार जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि बहुत देर होती जा रही है उन लोगों के लिए, खास तौर पर जिनका रोजगार पूरी तरीके से बंद हो चुका है, जो कोविड की 2 वेव से पूरी तरीके से प्रभावित हो
हो चुके हैं, वो लोग जो अपनी नौकरियां खो चुके हैं, वो लोग जिनके पास रोजगार के नए अवसर नहीं है, ऐसे लोगों को केंद्र बिंदु में रखा जाना चाहिए, ऐसे लोगों पर सरकार का फोकस होना चाहिए। और यही वजह है कि आज उन सेक्टर्स को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिंदुवार तरीके से 8 मेन पॉइंट्स हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 1.1 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। 50,000 करोड़ सिर्फ हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि हमने देखा कि कैसे सेकेंड वेव में भारत ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जूझ रहा था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जगह जगह गांव देहात कई जगह पर हमने रिपोर्ट्स दिखाई जहां पर मेडिकल सुविधाओं का अभाव था। और ऐसे में उसको पूर्ण करने के लिए, उसको पूरी तरीके से दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग की जानी चाहिए थी और जिसके लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत थी। उसी की आज सहायता राशि का ऐलान यहाँ पर वित्त मंत्री की ओर से किया गया है ताकि हम थर्ड वेव जब भी आती है पूरी तरीके से तैयार रह सकें, चाहे वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हों। इन सभी शहरों में हमने देखा, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये जाना कि कैसे वहाँ पर डॉक्टर्स की तो कमी है ही, लेकिन अगर डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं तो उनके पास मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में कई सारे डॉक्टर्स ने ये बताया कि बेसिक एक ऑक्सीमीटर तक के लिए कैसे वहाँ पर इस वक्त लोग जूझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहां पर पैरासिटामोल नहीं मिलती, जहां पर आपको थर्मोमीटर नहीं मिलता, जहां पर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वहां के लोग बेसिक मेडिकल सुविधाओं के अभाव में कम से कम ना मरे। मीनाक्षी, शुक्रिया नेहा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन 50,000 करोड़ का जो पैकेज खासतौर पर स्वास्थ्य के लिए दिया गया है, इस पर फोकस इसी बात का है कि दूसरी लहर के दौरान जो संकट स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर देखा गया, उस स्थिति के लिए अब तीसरी लहर के मद्देनजर हम और ज्यादा तैयार हों। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए आज तक।